हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं 19 साल की हो चुकी हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मेरे जीजा जी ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मेरे मुंह से दिन में ही तारे दिखा दिए। मैं दिखने में भोली भाली सी लगती हूँ और खूबसूरत भी हूँ, इसलिए जीजू ने मुझे आसानी से सेट कर लिया था। मैं भी पहली बार ही दीदी के पास रहने गई थी, क्योंकि इन दिनों दीदी का 7वां महीना चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह इतना भी नहीं सोचेंगे कि मैं उनकी साली लगती हूँ। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी बड़ा आनंद आया था। मेरे जीजू और दीदी शहर में रहते हैं और उनका गांव परिवार गांव में रहता है। शहर में रहने का कारण जीजू की प्राइवेट नौकरी है, जिसकी वजह से उन्हें गांव छोड़ना पड़ा था। मेरी दीदी की शादी को अब भी 2 साल हो चुके हैं और इस बार वह खुशखबरी देने वाली थी। दीदी का भी 7वां महीना चल रहा था, इसलिए अब उन्होंने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इसलिए जीजू काफी परेशान रहते थे। फिर एक दिन दीदी ने घर पर फोन किया और मम्मी को इस बारे में बताया। तो मम्मी ने बोला कि अरे ऐसी बात है तो पहले बता देती ना, पूजा हमारे घर पर ही रहती है। तुम कहो तो इसे भेज देते हैं, तुम्हारे पास तो 2-3 महीने तुम्हारी देखभाल कर लेगी और घर का काम भी कर लिया करेगी। दीदी भी मान गई, क्योंकि उन्होंने तो इसीलिए ही फोन किया था। लेकिन मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं चली गई तो फिर वहां चीज मुझे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वह तो मुझे फोन पर भी छेड़ते रहते थे। फिर दीदी ने मुझे बात की और आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। इसके बाद दीदी ने कहा कि कल तक तुम्हारे जीजू तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे, तो तुम तैयार रहना। फिर शाम को ही मेरे पास जीजू का फोन आ गया और उन्होंने खुशी होते हुए पूछा कि पूजा, क्या तुम सच में आ रही हो? तो मैंने जीजू को कहा कि हाँ जीजू, वो दीदी ने आज सुबह ही फोन किया था। इसलिए मम्मी बोली कि हम पूजा को तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए भेज देंगे। तो जीजू बोले कि फिर तो यह बहुत ही खुशी की बात है, तुम कल तैयार रहना, मैं कल ही तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। तभी मैंने जजू से कहा कि नहीं जीजू, आप कल मत आना, अब परसों आ जाना। तो जीजू बोले कि अरे पूजा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आज शाम को भी आने वाला था, लेकिन तुम्हारी दीदी ने रोक लिया। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस कल तुम तैयार रहना। फिर मैंने जीजू से रिक्वेस्ट की कि प्लीज जीजू मान जाइए ना, कल हमारे कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए बस आप कल की ही तो बात है, अब परसों आ जाना, हम परसों चलेंगे। इसके बाद जीजू मान गए और बोले अच्छा ठीक है, तुम फंक्शन देख लेना, लेकिन परसों तैयार रहना, परसों कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सुबह होते ही मम्मी ने तो तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर मैंने मम्मी को वो दिया कि जीजू आज नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें ऑफिस में कुछ काम है। मम्मी ने पहले तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब जीजू को फोन करके पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बहाना बना दिया कि मैं आज नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने जीजू को बोल दिया था कि अगर मैं फंक्शन का बताऊंगी तो मम्मी मुझे पक्का कॉलेज नहीं जाने देंगी। कॉलेज में फंक्शन होने की वजह से मैं शाम को लेट ही घर पहुंची थी, इसीलिए मैंने मुझे डांट दिया था। फिर अगले दिन दोपहर तक जीजू मुझे लेने के लिए आ गए थे। उनके आने से पहले ही मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी थी और मैंने नीचे जीन्स और ऊपर कुर्ता पहन लिया था और गले में दुपट्टा डाल दिया था। जीजू बाहर ही पापा के पास बैठे हुए थे, इसीलिए मैंने पहले उन्हें चाय पिलाई और थोड़ी देर बातें करने के बाद वह अंदर आ गए। अंदर आने के बाद ही वह मुझसे मिले और हमेशा की तरह आज भी उन्होंने मुझे हाथ ही मिलाया था। अंदर मम्मी भी थी, लेकिन उन्हें भी पता था कि जीजू पहले दिन से ही मेरे साथ मजाक करते हैं, इसलिए वह ऐसी वैसी चीजों पर ध्यान नहीं देती थी। इसके बाद जीजू मुझे देखकर बोले कि पूजा, तुम तो बहुत ही कमजोर हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलोगी
तो तुम भी तुम्हारी दीदी जैसी मोटी हो जाओगी। जीजू की ऐसी बातें सुनकर मेरी तो हमेशा की तरह हंसी निकल गई, क्योंकि मैं जानती थी कि जीजू किस बारे में बातें कर रही हैं। फिर मैंने भी उन्हें डराने के लिए मम्मी को आवाज मार दी कि देखो मम्मी, जीजू कैसी बातें कर रहे हैं। और उसके बाद जीजू मुझे चुप कराते हुए बोले कि अरे मम्मी, सुन लेगी, तुम भी ना पूजा बिल्कुल नहीं बदली हो। इसके बाद हम जल्दी से रवाना हो गए, क्योंकि घर में दीदी अकेली ही थी। तो जाते वक्त मम्मी ने भी मुझे बोल दिया था कि अपने जीजू को ज्यादा तंग मत करना और अपनी दीदी की देखभाल ध्यान से रखना। जीजू मुझे लेने के लिए कार लेकर आए थे, इसीलिए कार की पिछली साइड में बैठ गई और हम घर के लिए रवाना हो गए। गांव से निकलने के बाद जीजू ने गाड़ी रोकी और बोले कि पूजा, कि तुम आगे आ जाओ। तो मैंने जीजू को मना कर दिया और बोली कि नहीं जीजू, मैं पीछे ही ठीक हूं। तो जीजू हंसते हुए बोले कि अरे, तुम तो ठीक हो साली साहिबा, पर मेरा तो ख्याल करो, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। आगे आ जाओगी तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। इसके बाद मैंने जीजू को डांटते हुए बोला कि क्या मतलब है आपका? मैं जानती हूं आपके मन में आज आजकल क्या क्या चलता रहता है। बहुत बिगड़ गए हो आप। मैं जाते ही दीदी के से आपकी शिकायत करूंगी। और फिर मैं आगे की सीट पर बैठ गई, क्योंकि जीजू मान ही नहीं रहे थे। गाड़ी चलाते वक्त जीजू बार बार मेरी तरफ ही देख रहे थे और मैं जानती थी कि जीजू इसीलिए मुझे आगे बुला रहे थे। फिर मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि जीजू, आप अब भी आप ध्यान से गाड़ी चला लीजिए, मुझे तो घर पर भी देख लेना। मेरी ऐसी बातें सुनकर जीजू भी मुस्कुराने लगे और बोले कि नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूं तो तुम तुम्हारी दीदी से भी ज्यादा क्यूट हो। तो तभी मैंने जीजू को हंसते हुए जवाब दिया कि जीजू अब बस भी कीजिए ना, इतना भी झूठ मत बोलिए। अगर आप झूठी तारीफें करेंगे, अपनी साली साहिबा के साथ कुछ सेटिंग बिठाने की सोच रहे हो, तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग से भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जितने भोले भाले आप बाहर से दिखते हो, अंदर से उतने ही बदमाश हो। मेरी सी बातें सुनकर जीजू हंसने लगे और बोले कि अच्छा बाबा, ठीक है, तुम तो तुम्हारी दीदी से भी ज्यादा नखरे दिखाती हो। वैसे सच कहूं तो मुझे भी जीजू की हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। और वैसे जीजू दिखने में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। उनकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी, इसलिए वे ज्यादा बैड भी नहीं थे। ऐसे ही बातें करते करते रास्ता कब गुजर गया मुझे तो पता ही नहीं चला। और शहर आते ही मैंने तो जीजू को पहले ही बोल दिया कि जीजू, अगर आप चाट पापड़ी खिलाए बिना घर ले गए तो देख लेना, आपकी सारी बातें दीदी को बता दूंगी। तो जीजू बोलेगी, अरे मैंने कब मना किया है। और इसके बाद मैंने और जीजू ने चाट पापड़ी और गोलगप्पे भी खाए, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। मैं भी जब भी कभी बाजार जाती हूँ तो चाट पापड़ी और गोलगप्पे जरूर खाती हूँ। इसके बाद शहर से घर आते वक्त जीजू ने दीदी के लिए फ्रूट्स भी ले लिए थे। जब हम घर पहुंचे तो दीदी आंगन में ही टहल रही थी। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। जीजू की क्लास तो दीदी ने बाहर ही लगा दी थी और बोली कि दोपहर का बोल कर गए थे और आते आते शाम कर दी। तभी जीजू हंसते हुए बोले कि कितने दिनों बाद ससुराल गया था, इसीलिए पूरी खातिरदारी करवा कर आया हूं। इसके बाद मैंने दीदी को फ्रूट्स काट कर दे दिए और जीजू नहाने चले गए। जीजू के नहाने के बाद मैं भी नहा धोकर फ्रेश हो गई, क्योंकि सारे दिन सफर की वजह से हम थक चुके थे और इसके बाद समय भी काफी हो चुका था। इसीलिए मैं सभी के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। जब रसोई में जाकर देखा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था और घर में भी साफ सफाई नहीं थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से जीजू ही काम कर रहे थे। इसके बाद मैंने जल्दी से सभी के लिए रोटियां और आलू गोभी की सब्जी बना ली और दीदी के लिए उनके कमरे में ले गई। दीदी को खाना देकर मैं उनके पास ही बैठ गई और दीदी बोली कि तुम्हारे जीजू को भी खाना खाने के लिए बोल देती। अगर खाना ठंडा हो गया तो उन्हें दोबारा गर्म कर कर देना पड़ेगा। इसके बाद मैं खड़ी होकर
जीजू को बुलाने चली गई। जीजू छत पर किसी से बातें कर रही थी। शायद उनके ऑफिस का कॉल था। मेरे जाने के 4-5 मिनट बाद ही जीजू ने फोन काट दिया और मेरी तरफ देखकर बोले कि बोलो पूजा, क्या बात है? क्यों, तुम्हारी दीदी को दोबारा से चक्कर तो नहीं आ गया? तो मैंने जीजू से कहा कि नहीं जीजू, दीदी की टेंशन लेना अब छोड़ दीजिए, अब चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। तभी जीजू बोले कि पहले तुम मनीषा को खिला दो, उसकी दवाइयों का टाइम हो गया है, उसके बाद हम खा लेंगे। तो मैंने जीजू को कहा कि दीदी ने तो खाना भी खा लिया। इसके बाद जीजू आने में आनाकानी करने लगे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और नीचे ले आई। फिर वह रसोई में ही खाना खाने बैठ गई और जिद करके मुझे भी अपने साथ ही बिठा लिया। उसके बाद खाना खाने का पहला निवाला उन्होंने मेरे मुंह में डाला और फिर दूसरा निवाला भी मुझे खिलाने लगे। तो मैंने जीजू को बोल दिया कि बस कीजिए जीजू, अब इतना भी मत कीजिए, चुपचाप खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है मेरे मुंह से। ऐसा सुनकर जीजू हंसने लगे और बोले कि सच में पूजा, तुम बहुत प्यारी हो। खाना खाने के बाद मैंने दीदी को दूध गर्म करके दे दिया और जीजू ने उन्हें दवाइयां भी दे दी। और फिर थोड़ी देर बाद हम दीदी के कमरे में ही बैठे गए और बातें करने लगे। बात करते करते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला और सुबह मुझे जीजू ने ही उठाया। बगल में ही दीदी सो रही थी और जीजू हमारे लिए चाय बनाकर ले आए थे। उठते ही मैंने बोला कि जीजू, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे जगह देते तो पता नहीं मेरी लेट जागने की आदत कब छूटेगी। इसके बाद मैंने दीदी को भी जगा दिया और चाय पीने के बाद जीजू नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। तभी दीदी ने मुझे बोल दिया कि तुम जल्दी से उनके लिए खाना पैक कर दो, वरना हमें हमेशा की तरह इन्हें बाहर से ही खाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जल्दी से जीजू के लिए खाना तैयार कर दिया और बाद में जीजू रसोई में आए और मुझे बोले कि पूजा, अपनी दीदी का ख्याल रखना और शाम को टाइम से ही खाना खिलाकर दवाई दे देना, क्योंकि आज मैं आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। जीजू के मुंह से ऐसे सुनकर मैं बोली कि क्यों जीजू, क्या बात है? कहीं आज किसी के साथ डेट पर तो नहीं जा रहे हो? तो जीजू हंसते हुए बोले कि अरे नहीं, पूजा से कोई भी बात नहीं है, बस नया मैनेजर आया है, इसलिए वह शाम को पार्टी दे रहा है और मैंने तुम्हारी दीदी से भी इजाजत ले ली है। तभी मैं बोली कि कोई बात नहीं जीजू, आप अच्छे से एंजॉय करके आना और दीदी की चिंता मत करना। जैसे कि जीजू बोलकर गए थे, वह सच में बहुत ही लेट हो गए थे। मैंने दीदी को खाना खिलाकर दवाई भी दे दी थी और उनकी वजह से दीदी को नींद भी आ गई थी। इसके बाद मैं जीजू का इंतजार करते करते नहाने चली गई और टाइम पास करने के लिए दीदी की साड़ी पहनने लगी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत ही पसंद है। दीदी की काली साड़ी मुझ पर बहुत ही अच्छी लग रही थी और मैं उससे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद मैं कपड़े बदलने ही वाली थी कि इतने में दरवाजे की घंटी बज गई और मुझे पता लग गया कि जीजू आ गए हैं। तो मैं जल्दी से दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जीजू कुछ नशे में लग रहे थे। मुझे साड़ी में देखते ही जीजू बोले कि मनीषा, तुम अभी तक सोए नहीं नहीं क्या? और उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मेरा सहारा ले लिया। इसके बाद मैं भी कुछ नहीं बोली और जीजू को धीरे धीरे उनके कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर मैंने उन्हें बेड पर बैठा दिया और बोली कि जीजू, अब थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर जैसे ही मैं जाने लगी तो जीजू ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया और बोले कि प्लीज यार, आज मना मत करना। अब मैं समझ गई थी कि जीजू मुझे साड़ी में मनीषा दीदी समझ रहे थे। फिर मैंने पीछे मुड़कर उन्हें कहा कि जीजू, आप गलत समझ रहे हो, मैं मनीषा नहीं पूजा हूं। दीदी तो अपने कमरे में कब की सो चुकी है, लेकिन नशे में जीजू ने मेरी एक भी ना सुनी और पिछले 3-4 महीनों की सारी कसर मुझ पर उतार दी। सुबह हमेशा की तरह जीजू मुझसे पहले ही उठ गए थे
और उठते ही उन्होंने जब देखा तो मैं बगल में ही सो रही थी। उठते ही जीजू ने मुझे जगाया और पूछा कि पूजा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन नींद में सिर्फ इतना ही बोली कि हाँ। जीजू थोड़ी देर और होने दीजिए ना। मुझे देखकर जीजू यही सोच रहे थे कि शायद उसने नशे में कुछ गलत हो गया हो। वह जल्दी से खड़े हुए और फ्रेश होकर चाय बना लाए। तब तक मैं भी उठ चुकी थी। आज उन्हें दीदू को भी नहीं जगाया क्योंकि वह मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं दीदी को पता नहीं चल जाए कि मैं उनके कमरे में सोई हुई हूं। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे चाय पकड़ाई और फिर से पूछा कि पूजा, सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन मैंने जीजू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह नीचे करके बैठी रही। तभी जीजू फिर से बोले कि प्लीज पूजा, कुछ तो बोलो यार, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? इसके बाद मैं जीजू को सिर्फ इतना ही बोल पाई कि जीजू, मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हो। और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे मुंह से इतना सुनते ही जीजू को पता चल गया कि नशे में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद जीजू मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे माफी मारा मांगने लगे कि प्लीज पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं होश में नहीं था। नशे में पता नहीं मुझसे क्या हो गया है। प्लीज तुम मुझे मार लो और सजा दे लो। इसके बारे में तुम्हारी दीदी को कुछ मत बताना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद मैंने जीजू को अपने पैरों पर से हटाया और बोली कि प्लीज जीजू, आप मेरे पैर मत पकड़िए। आपको क्या मैं पागल लगती हूँ जो यह सब बातें मैं दीदी को बताऊंगी? तभी जीजू फिर से रोते हुए बोले कि प्लीज पूजा, तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ आता हूँ। कहीं मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य ना खराब हो जाए। तभी मैंने जीजू को समझाते हुए बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीजू, आप बस मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद जब तक आप मैं यहाँ हूं तब तक आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तभी जीजू बोले कि तुम्हारी दीदी की कसम पूजा, आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इतने में ही दीदी ने आवाज मार दी कि तुम्हारी जीजू साली की बातें खत्म हो गई हो तो कोई मुझे चाय दो। दीदी की आवाज सुनते ही मैं खड़ी हो गई और जीजू को बोला कि कोई बात नहीं जीजू, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। लेकिन जैसे ही मैं चलने लगी तो मुझे एकदम से तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी जीजू ने पूछा कि क्या हुआ पूजा, तुम ठीक तो हो ना? तो मैंने जीजू को बताया कि नहीं जीजू, पेट के पास थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तभी जीजू एकदम बेड से खड़े हो गए और बोले कि तुम मनीषा को चाय पिलाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। इसके बाद मैंने जल्दी से कपड़े बदले और चाय लेकर दीदी के पास चली गई। थोड़ी थोड़ी देर में जीजू भी आ गए थे और मैंने भी दवाई ले ली। फिर 2 महीने बाद मेरी दीदी ने एक खूबसूरत से बेटे को पैदा किया। सारे परिवार वाले बहुत ही खुश थे और उसके बाद मैं भी घर वापस आ गई थी। और उस बात को मैंने और जीजू ने दोनों ने ही सपना समझकर बुला दिया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में।